बीजेपी के दो विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और देशराज कर्णवाल के बीच भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन दोनों के बीच का झगड़ा अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कुंवर प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों पर कार्रवाई को लेकर देशराज कर्णवाल ने याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद जांच अधिकारी को कल कोर्ट में तलब किया है। आपको बता दें, सीएम के दखल के बाद दोनों के बीच सुलह हुई थी और अब मामला कोर्ट आने के बाद फिर से ये विवाद बढ़ सकता है। क्योंकि वहाँ पे एक जो लोकल एमएलए हैं, उनको लंडौरा के लोकल एमएलए के प्रेशर के कारण इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं किया है। कोर्ट ने इसमें ये डायरेक्ट किया है कि कल स्टेशन ऑफिसर यहाँ पे कोर्ट में अपीयर करे और उसे ऑब्वियसली ये बताना होगा कि 12 साल इन्वेस्टिगेशन एक केस में कंप्लीट क्यों नहीं हुई है। और दिल्ली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का एक बार फिर से दावा किया। उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान हो गया। आप भी फुर्सत के पल में है, नैनीताल से आपने को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, तो अब जो है तमाम लोगों को उम्मीद लगी है। आपकी सीट पे क्या चला है और बाकी सीटों पे क्या स्थिति है, जो क्योंकि मतदान के बाद तो क्लियर हो जाता है एक चरण का सिंह की क्या पब्लिक के मूड में है। साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। 5 के 5 सीटों पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। पूरी हवा नहीं थी बल्कि आधी थी मोदी जी के नाम पर। इसलिए जहां भी रिपोर्ट से हमने ली और जिला सह मंडल सह बैठक की और बूथ बूथ करके हमने एक की समीक्षा की, तो उसमें साफ जाहिर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बढ़त है और अच्छे मार्जिन से 5 सीटें निकलेंगी। न्यूज 18 से बात करने बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी। धारचूला विधायक हरीश धामी ने क्षेत्र में संचार और सड़क की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। डीएम पिथौरागढ़ से मिलने के बाद धामी ने कहा कि उनकी विधानसभा का आधे से अधिक इलाका संचार से वंचित है। वहीं धामी ने सरकार पर उनके क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि पिछली सरकार में स्वीकृत सड़कों का काम इस सरकार में रोका जा रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग आज भी नेटवर्क के लिए तरस रहे हैं और चुनाव से पहले एक मुद्दा भटकाने के लिए इन लोगों ने समकोट पे कुछ दिन टावर का काम शुरू किया और उसको भी रोक दिया है। और तल्ला जोहार में बांसबगड़ में एक बीएसएनएल की टावर थी, उसको भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। इधर उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सर्विस का काम 1 मई से नई कंपनी कैंप देखेगी। कंपनी का दावा है कि राज्य के हर कोने में पब्लिक को अच्छी सर्विस मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती बीते कुछ सालों में 108 की बिगड़ी इमेज को सुधारना है। कभी खराबी तो कभी तेल ना होने की वजह से जो 108 एम्बुलेंस अटक जाती थी, 1 मई से उत्तराखंड की जनता को उस मुश्किल से राहत मिल सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 78 नई एम्बुलेंस को सर्विस देने वाली नई कंपनी कैंप को सौंप दिया है, जबकि 61 नई एम्बुलेंस पहले से ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। यानी 1 मई से पूरे राज्य में हर कोने में दौड़ने वाली एम्बुलेंस नई होंगी। नई एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है। वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, ईसीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था है। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एक एम्बुलेंस हर जिले में तैनात होंगी, जबकि बाकी एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ मिलेगा। कैंप कंपनी के जनरल मैनेजर का कहना है, कंपनी भले ही नहीं हो, लेकिन उत्तराखंड की जनता को अच्छी सर्विस मिलेगी। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान किसी भी तरह की सर्विस इफेक्ट ना हो, इसीलिए हमने अपना सेपरेट ऑफिस रखा और सेपरेटली हम इस चीज़ को काम कर रहे हैं, जिससे कि सर्विस कभी ये 108 सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है यहाँ की, ये बाधित ना हो। तो 1 मई से जो उत्तराखंड की जनता है उसे एक सही रिस्पांस और एक अच्छी सर्विस मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस सर्विस को बहुत अच्छे से चलाएं। 108 सर्विस की शुरुआत उत्तराखंड में साल 2008 में हुई थी और 11 साल बाद ये काम दूसरी कंपनी संभालने जा रही है। एक वक्त पर 108 सर्विस का मैनेजमेंट संभाल चुके अनूप नौटियाल का कहना है, बीते कुछ सालों में सर्विस पर कई सवाल खड़े हुए हैं और इसीलिए जनता से जुड़ी सेवा पर सरकार को भी नजर बनाकर रखनी होगी। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक इमरजेंसी सर्विस है, तो इमरजेंसी सर्विस है, इसका मतलब इसमें कहीं पर गाड़ी रुक नहीं सकती, क्योंकि तो 24/7/365 किस्म की सर्विस है। और जहां तक जो संस्था इसको चला रही है उसको भी बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। वो भी अगर फंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको भी जो है सरकार से निरंतर संवाद रखना पड़ेगा।
108 सर्विस सीधे पब्लिक हेल्थ से जुड़ी सर्विस है। ऐसे में नई कंपनी के सामने जहां खराब इमेज को सुधारने की चुनौती है, वहीं सही वक्त पर मरीज को इलाज देना या फिर अस्पताल पहुंचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है, वरना सवाल खड़े होते देर नहीं लगेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भगवान बद्री विशाल की अभिषेक पूजा में इस्तेमाल होने वाले तिलों के तेल को लेकर आयोजित होने वाली गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा कल से शुरू होगी, जिसे लेकर डिमरी पुजारियों का एक दल राज दरबार नरेंद्र नगर पहुंचा। यहां कल यानी कि बुधवार को राज दरबार नरेंद्र नगर में सुहागिन महिलाएं राज परिवार की मौजूदगी में तिलों से तेल पिरोएंगी और फिर इस तिल के तेल के घड़े को लेकर बद्रीनाथ के डिमरी पुजारियों को दिया जाएगा। डिमरी पुजारी अलग अलग पड़ावों की यात्रा कर बद्रीनाथ के कपाट खुलने के दिन बद्रीनाथ पहुंचेंगे और यात्रा काल के दौरान हर दिन इसी तेल से पूजा की जाएगी। अभिषेक पूजा में भगवान के विग्रह पर इस तेल का लेपन किया जाता है। महारानी टेहरी सुहागिन महिलाओं के साथ में वो तिलों के तेल को निकाल करके गाड़ू घड़े में परिपूरित करके उसकी भोग पूजा और अर्चना के उपरांत श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत को सौंपेंगे। और 9 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गुफा रूपी ध्यान केंद्र भी इस बार यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस पर विशेष ऑफर भी इस बार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में गुफाओं में बने ध्यान केंद्र इस बार यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद राज्य सरकार ने इन गुफाओं का निर्माण किया। यहाँ पर यात्री आकर ध्यान लगा सकते हैं। GMVN के जरिए इन गुफाओं का संचालन किया जा रहा है और इसका किराया एक दिन का 990 रुपए रखा गया है। गुफा में बुकिंग्स जो हैं वो इस बार बुकिंग सब कर सकते हैं। गुफा में 990 रुपए के आसपास के रेट हैं इसके। और इसके अलावा जो शुरू में आएंगे, शुरू के 5 लोग, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे अपनी तरफ से, ताकि इस गुफा का प्रचार प्रसार हो सके। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ इस बार बिल्कुल नए रूप में दिखाई दे रहा है और ध्यान के लिए बनाई गई ये नई गुफाएं भी यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं तो देंगी ही, वहीं आध्यात्म से भी यात्रियों को जोड़ेंगी। माँ गौरी ने तपस्या की, भगवान शंकर वहीं प्राप्त हुए। वो तपस्थान है वहाँ से हमारे भारत सरकार के जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने उसी स्थान पर तपस्या की। तो आज देश के पूरे विश्व में मोदी जी का नाम है। तो तपस्या कर सकते हैं लोग वहाँ जाकर के। आप जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी सोच है। तो आप भी बाबा के धाम में ध्यान में लीन होना चाहते हैं तो चले आइए केदारनाथ, जहां हिमालय की कंदराओं में यात्री ध्यानमग्न हो सकेंगे, जो तीर्थ यात्रियों के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा। रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, देहरादून। यात्रा को लेकर सरकारी मशीनरी भी जुटी हुई है। आज देहरादून के डीएम खुद ऋषिकेश पहुंचे और टर्मिनल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, सफाई और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का आदेश दिया, जिससे 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ISBT यात्रा टर्मिनल पर सभी सुविधाएं मिल सकें। काफ़ी कुछ इन्होंने उसका होमवर्क कर रखा है। उसको प्रॉपरली हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट व्हेन पिलग्रिम्स ज़्यादा नंबर बढ़ गया तो एकदम उस समय कैसे हम इम्प्लीमेंट करना, वही उसका सक्सेस वो करेगा। और सेकंड है वहाँ ISBT साल भर बिकॉज उसका काफ़ी दबाव रहता है। सो जैसे हमारा यात्रा शुरू हो रहा है उस समय क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ रहने के लिए होगी। और चमोली में 4 धाम यात्रा मार्ग पर जिस तरह से सुविधाओं का टोटा अभी भी बना हुआ है, तमाम कोशिशों के बावजूद वो हैरान करने वाला है। चमोली के जिलाधिकारी जब यात्रा रूट की चेकिंग के लिए निकले तो अव्यवस्थाओं से वो भी हैरान हो गए। यात्रा मार्ग में यात्रियों के लिए बने प्रतीक्षालयों में पानी की सुविधा तक नहीं। अंडरग्राउंड बिजली लाइन का काम भी अब तक चल ही रहा है। प्राइवेट कंपनी ने बिना इजाजत के ही टैक्सी स्टैंड की रोड खोद डाली है। हालांकि अब प्रशासन वक्त रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहा है। चमोली से लेके पूरे बद्रीनाथ तक का रेकी किया और उसमें जो भी वे साइड एमिनिटीज थी, शौचालय, पानी, बिजली वगैरह, सबको निर्देशित कर दिया गया है कि जो उनकी या रोड्स की बहुत बड़ी समस्या है, जो रोड वालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। प्लस यात्रा सीजन तक सभी
7 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री धाम से ही हो रही है, लेकिन गंगोत्री धाम सहित 1 दर्जन गांवों में पिछले 2 महीने से संचार कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं। खराब है यहां की स्थिति। यहां तक कि अपने घरों से दूर रह रहे लोगों से कुशल क्षेम पूछने के लिए भी लोगों को 30 से 35 किलोमीटर दूर भटवाड़ी जाना पड़ता है। दरअसल इस साल अधिक बर्फबारी और बारिश की वजह से संचार सेवा, पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं काफी प्रभावित हुई, जिसे लेकर अब तक काम नहीं हो सका है और अभी भी ये सुविधाएं बाधित ही हैं। यात्रा शुरू होने वाली है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी वो कनेक्टिविटी की, फ़ोन कनेक्टिविटी की, क्योंकि BSNL पिछले 2 महीनों से बिल्कुल ठप है और कोई किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है। 2G तक सेवा तक नहीं चल पा रही है और लोगों को 30-35 किलोमीटर नीचे आना पड़ रहा है हर छोटी बात के लिए। और गोवंश के वध पर लगे प्रतिबंध के बाद से हल्द्वानी और उसके आसपास के किसान खासे परेशान हैं, क्योंकि बढ़ते आवारा पशु उनकी फसलों के लिए काल बन गए हैं। हल्द्वानी और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवारा पशुओं के आतंक से बेहद परेशान हैं, क्योंकि रात में जंगली जानवरों के साथ अब आवारा पशु भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसने किसानों की मेहनत मिट्टी में मिला दी है। क्योंकि लेवा बेची पे प्रतिबंध है तो सब यहाँ छोड़ जाते हैं और भारी नुकसान करते हैं। जहाँ एक और जंगली जानवरों का, हाथी, हिरन, नीलगाय, बंदरों का नुकसान है, वहाँ ये आवारा पशुओं का रात भर चौकीदारी करते हैं, फिर भी नुकसान कर जाते हैं। गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध के बाद से किसानों के सामने ये नई दिक्कत पेश आई है। लोग रात के अंधेरे में अपने गैर जरूरत के पालतू जानवरों को जंगलों में छोड़ जाते हैं और इन्हीं जानवरों के झुंड जंगल के किनारे बसे गांव की फसल चट कर रहे हैं। गौ हत्या तो बंद कराई, ठीक करा, लेकिन उनके लिए गौशाला का कोई इंतजाम नहीं करा। अगर ऐसी 1-2 साल तक ऐसी जानवर बढ़ते रहे तो खेती करना बहुत कठिन काम हो जाएगा। किसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि किसान का कोई और आमदनी तो है नहीं खेत के सिवा। ये जानवर न सिर्फ फसल को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ कई किसानों को भी अब तक अपने हमले में घायल कर चुके हैं। सरकारों से पहले भी कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ